हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ लास्ट वीडियो आपने मैंने बनाया था बोरिंग बार का बोरिंग प्रोग्राम आईडी के लिए। सो आप उससे कुछ समझे होंगे और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया है तो आप मुझे बेशक कमेंट करिए कि सर ये टॉपिक पे मुझे नहीं समझ में आया है, तो मैं उसके लिए फिर से वीडियो बना दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड मैसेज कर रहे थे कि सर टेपर का प्रोग्राम आप बनाइए टेपर के लिए, तो मैं आज टेपर का प्रोग्राम बना रहा हूँ। सो एक छोटा सा ये ड्राइंग है जिसका लोएस्ट आया है 30 mm, ठीक है, और 15 mm उसका लेंथ है। उसके बाद टेपर है 45 डिग्री पे 3 mm का टेपर है, ठीक है ना। सो सबसे पहले बात समझना चाहिए कि टेपर बोलते किसको है। कुछ भी काम करने के पहले उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है कि टेपर हम लोग कहते किसको है। जैसे लाइन देखिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है कितना 0 डिग्री पे, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन है कितना 90 डिग्री पे, ठीक है। तो 90 डिग्री और 360 डिग्री, ठीक है ना। 360 डिग्री और 0 डिग्री एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, और 90 डिग्री हो गया फिर या 270 डिग्री, ठीक है ना। ये सब क्या होता है, वर्टिकल लाइन होता है, या फिर 180 भी अपना 0 के बराबर है, ठीक है। तो जो लाइन 0 डिग्री और 90 डिग्री को छोड़ करके होगा किसी दूसरे एंगल पे, 0 डिग्री और 90 डिग्री को छोड़ करके दूसरे किसी भी एंगल पे होगा, उसको टेपर लाइन बोलते हैं। जैसे ये एंगल हो गया, इसका एंगल मान लीजिए कितना 2 डिग्री है, तो ये लाइन टेपर लाइन हो गया। किसी का एंगल है मान लीजिए 45 डिग्री, ठीक है ना, तो ये लाइन क्या हो गया, टेपर लाइन। तो ये लाइन देख रहे हैं एंगल पे है, तो इसको टेपर लाइन बोलेंगे, इसी को टेपर लाइन बोलेंगे। अब ये कितना एंगल पे है, ये तो तुम्हारा जो कस्टमर है जिसके लिए तुम काम करो, जो ड्राइंग दिया है वो बताएगा कितना डिग्री का उसको टेपर चाहिए। हम लोग खुद से डिसाइड, एक प्रोग्रामर खुद से डिसाइड नहीं करता है कि उसको कितना टेपर चाहिए, कितना डिग्री पे टेपर चाहिए, ठीक है ना। वो क्लाइंट का ही अपना हिसाब किताब रहता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया है 3 × 45 का यहाँ पे टेपर है, ठीक है। तो अब समझना जरूरी है कि 3 × 45 लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। 3 × 45, ये 3 × 45 दिया हुआ है, ठीक है ना। 3 × 45 दिया हुआ है, मतलब इसका मतलब क्या है, ये है तुम्हारा x का, ये x के लिए है, ठीक है ना, वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल लाइन के लिए है। और ये 45 जो है यही टेपर एंगल है, इसी को हम लोग बोलते हैं टेपर एंगल, ठीक है, टेपर एंगल, ठीक है। अब ये बनता कहाँ पे है, ये जो है ये बनता कहाँ पे, कभी कभी इस डिजाइन में लिखा रहेगा, या कभी कभी ड्राइंग में ऐसे दे देगा, यहाँ पे ऐसे 45 डिग्री दे देगा, ठीक है ना। इसको मिटा देगा, इसको 45 डिग्री दे देगा और गुना 3 लिख देगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर ऐसे दिया हुआ, ये ना देकर के ऐसे दिया हुआ है, तो मतलब समझना ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे यहाँ 45 डिग्री बनेगा, वर्कपीस के ऊपर वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे लेकर के ये 45 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो ऐसे ड्राइंग दिया हुआ है, तो ऐसे 45 डिग्री ना दे करके ये क्या करेगा कि ये ऐसे दे देगा, इसके ये वर्टिकल जो लाइन है ना, वर्टिकल के साथ दे देगा तुम्हारा 60 डिग्री, ठीक है, ऐसे दे देगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि 60 डिग्री का टेपर नहीं, इस 60 डिग्री में 90 से 60 डिग्री घटा देना, तो ये एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बनेगा ना, हॉरिजॉन्टल लाइन से, उसी को टेपर बोलेंगे। तो 90 से 60 घटा देना, तो जो बचेगा वो टेपर लाइन होगा, मतलब टेपर एंगल तुम्हारा 30 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जहां भी टेपर लाइन दिया होगा, तो जहां से टेपर स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि मैंने उसमें रेडियस के लिए बताया था कि कैसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन, जहां से टेपर स्टार्ट, अगर इधर से टूल मेरा चल रहा है, इधर से टूल चलेगा, ठीक है ना, इधर से टूल चलेगा, तो जहां से टेपर स्टार्ट हो रहा है वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लो, ठीक है। और जहां पे जाके टेपर लाइन खत्म हो रहा है, सी पॉइंट पे टेपर लाइन खत्म है, वहां से एक वर्टिकल नीचे की लाइन खींच दो, खींच दिए, तो क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। इसका नाम जो देना है दे दो, नहीं देना है मत दो, ठीक है ना। मान लो इसको हम P दे दिए, इसका इस कोने को P दे दिए, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल का ये सिंबल है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, तो अब देखो, अब इसी में खेल है, ये जो 3 × 45 है, तो ये जो वर्टिकल मैंने बोला था ना x के लिए, वर्टिकल लाइन हमेशा x के लिए होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन z के लिए होता है, ठीक है। तो ये जो 3 है, यहीं पे ये 3 बनेगा, मतलब PC का वैल्यू 3 हो गया। तो जो ऊपर बनता है वही यहाँ पे
नीचे भी सीएनसी में बनता है। सीएनसी आधा आधा बटा रहता है वर्कपीस, ठीक है ना। तो सीएनसी में इधर तो ये भी 3 वर्टिकल लाइन, इधर भी 3 बन गया, ठीक है। तो 3 ऊपर और 3 नीचे। तो यहाँ का जो डाया है, यहाँ का डाया कितना हो जाएगा, यहाँ का डाया तुम लोग जोड़ो 30 पहले से है और 3 mm ऊपर बढ़ गया और 3 mm नीचे बढ़ गया, तो टोटल कितना इंक्रीमेंट हुआ, 6 mm। तो 6 mm 30 पहले से और 6 mm बढ़ गया, तो कितना हो गया 36। तो ए पॉइंट का हमको तो कोऑर्डिनेट निकालना है। हम जितना ये फॉर्मूला का कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं बेसिकली कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हर पॉइंट है, ए से चलेगा फाइनल पाथ पे, ए से चलेगा बी पे आएगा और सी पे जाएगा। तो हमको ए का एक्स और जेड का वैल्यू चाहिए, बी पे एक्स और जेड का वैल्यू चाहिए और सी पे एक्स और जेड का वैल्यू चाहिए। उसके बाद देखेंगे कि लीनियर चलना है कि सर्कल में चलना है, वो तो बात बेचारी होगा। पहले हम ये क्या करेंगे, तुम्हारा निकालेंगे कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट टेबल हम लोग एक बना लेंगे शुरुआत में, बाद में जब तुम लोग प्रोग्राम बनाना सीख जाओगे ना तो उसके बाद कोऑर्डिनेट टेबल का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ये पॉइंट हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो ए पे कितना है डायमीटर, ए पे एक्स का वैल्यू कितना है 30 दिया हुआ है ना, ये ए पे 30 है, ठीक है। और जेड का वैल्यू कितना है, ये तो यहीं से शुरुआत हो रहा है, तो जेड का वैल्यू 0.0। बी पे कितना है, अब बी पे एक्स का वैल्यू कितना होगा, कैसे हम बताए थे कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो एक्स का डायमीटर में कोई चेंज नहीं हुआ, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो केवल जेड का वैल्यू चेंज होगा, तो बी पे भी 30 डिग्री ही होगा, ठीक है। जेड का वैल्यू चेंज होगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो जेड का वैल्यू कितना चेंज हो रहा है, ए से बी आने तक यहाँ पे दिया हुआ है 15 mm, ए से बी आने तक 15 mm, तो ये -15 तुम लिख दो क्योंकि माइनस में चल रहा है, इधर प्लस है इधर माइनस है जेड में। अब हमको सी पे आना है, तो सी का डायमीटर कितना आ गया है 36 आ गया डायमीटर, पहले से हम लोग कैलकुलेट किए 3 ऊपर 3 नीचे, तो 36 आ गया। अब हमको जेड चाहिए, अगर हमको ये पीसी का वैल्यू पता चल जाए, ये पीसी का वैल्यू पीबी का वैल्यू हमको पता चल जाए तो हमको जेड भी मिल गया। तो जब जेड मिल गया तो हमको तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया, हम आराम से लीनियर में चलेंगे, ए से बी, बी से सी चले जाएंगे, ठीक है। तो अब ये वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे पहले क्या समझेंगे, ये 3 का मतलब समझ गए ना, ये है तुम्हारा x का वैल्यू है ये 3, ये परपेंडिकुलर जो ट्रायंगल बनाओगे उसमें परपेंडिकुलर जो वैल्यू है ये 3 यहाँ लिख देना है, और नीचे में भी एक ट्रायंगल बनाओगे तो यहाँ भी 3 लिखोगे, ठीक है। एकदम सीधा सीधा बता रहे, वैसी 2-4 प्रोग्राम का अपना प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। 3 ऊपर लिखो ट्रायंगल बना के, 3 नीचे लिखो, ठीक है। अब ये बात हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन निकालना है, ठीक है ना। अब ये ट्रायंगल, अगर ये ट्रायंगल में अगर हमको ये एंगल पता रहेगा कि एंगल कितना है तो हम आराम से फॉर्मूला डालेंगे, tan थीटा में, sin थीटा में, cos थीटा में, यही 3 तो वैल्यू है ना ट्रिग्नोमेट्री में, sin थीटा, cos थीटा और तुम्हारा tan थीटा, यही 3 का फॉर्मूला से हम लोग ये पूरा वैल्यू निकालते हैं। अब ये 45 डिग्री कहाँ बना, सबसे पहले जानना जरूरी है कि 45 डिग्री ये टेपर एंगल है, बना कहाँ, बनता है यहाँ पे बना, ये जो वर्कपीस का हॉरिजॉन्टल लाइन है वहां से ये जो टेपर एंगल, ये जो टेपर लाइन दिख रहा है उसी को आगे खींच देंगे, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये टेपर लाइन के बीच में जो एंगल बनता है वही ये 45 डिग्री है। अब हमको, अब देखो एक और तुमको थ्योरी बता दे, पहले बता देते हैं, एक बार ध्यान से समझ लो, वीडियो को 2-3 बार चला के देखोगे तभी समझ में आएगा। आदमी जब वीडियो देखता है तो लगता है वो सीख गए, ऐसा नहीं है, ये टोटल मैथ है, और मैथ समझने का एक ही तरीका है, खुद से कलम कॉपी पे लिखो, खुद से जब तक नहीं लिखोगे ना तब तक नहीं समझ में आएगा। वीडियो में तो तुम बोले यार ये समझ गया हो गया, नहीं होगा, तुरंत 1 घंटा में भूल जाओगे, ठीक है। अब देखो थ्योरी क्या है कि जब 2 पैरेलल लाइन को एक कोई लाइन तिरछी लाइन क्रॉस करती है तो यहाँ पे जो एंगल बनता है थीटा, उसके सम्मुख कोण में अपोजिट एंगल भी थीटा ही रहेगा, और उसका अल्टरनेट एंगल भी थीटा ही होता है। जैसे ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर, ये 8 नंबर, ठीक है। तो जब 1 नंबर पे तुम्हारा थीटा किसी कोई भी एंगल, मान लो कि थीटा डिग्री एंगल बना हुआ है, तो उसके सम्मुख कोण अपोजिट एंगल भी क्या होगा, थीटा ही रहेगा, ठीक है ना। जैसे 3 नंबर, इसका 1 का अपोजिट क्या है 3 नंबर है, ये भी थीटा, और 3 का अल्टरनेट नंबर, एकांतर कोण जिसको बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल जो जिसको बोलते हैं,
वो 3 का अल्टरनेट क्या होगा, 3 को एकांतर मतलब 1 का अंतर, 3 के बाद 4 आएगा और तब 5 आएगा, तो 4 को छोड़ देंगे तो 5वां तुम्हारा एकांतर हो गया, 1 का अंतर हो गया 3 और 5 में, वो भी एंगल थीटा ही होगा, मतलब यहाँ जो एंगल बनेगा यहाँ भी वही बनेगा। तो यही खेल देखो यहाँ पे भी हुआ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये भी, और ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल है और ये भी लाइन हॉरिजॉन्टल है, उसको एक क्रॉस सेक्शन काट रहा है, तो ये यहाँ पे जो एंगल बनेगा वही एंगल तुम्हारा यहाँ पे भी बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और इस क्रॉस सेक्शन के एंगल में, और उसके एकांतर में ये कोण ये भी इसके बराबर, मतलब सिंपल सा बात है, यहाँ पे 45 डिग्री बन गया। समझ गए बात को? तो मतलब जो एंगल यहाँ पे बना ये बन गया। लेकिन कभी कभी क्या करेगा ना, दिमाग लगा देगा कंपनी वाला तुमको, ये वर्टिकल लाइन से ये दे देगा 40 डिग्री, तुमको तो लगेगा सर बोले थे ऊपर में 40 डिग्री नीचे में भी, यहाँ पर नहीं, ये वर्टिकल लाइन से 40 है, मतलब हमको हॉरिजॉन्टल लाइन से चाहिए एंगल, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से ये 90 डिग्री बना रहा है, तो 90 में से 40 घटा देंगे, जो बचेगा वो एंगल यहाँ पे होगा। तो कभी कभी वर्टिकल लाइन से भी एंगल दे देता है ड्राइंग में, ठीक है ना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमको हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बनेगा वही हमारा टेपर एंगल है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। अच्छा अब तुम समझ गए, तो ये 45 डिग्री, इसको भी मिटा देते हैं। अब देखो ट्रायंगल का थोड़ा सा प्रॉपर्टी देखो, राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी देखो थोड़ा सा। ये मान लो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पे एंगल 45 डिग्री लिखा हुआ है, यही एंगल है ना, इसी को थोड़ा सा हम बड़ा कर दिए, और यहाँ पे ये 3 लिखा हुआ है, तो ये P है, ये B है और ये C है, यही एंगल है ना PBC, उठा करके यहाँ रख दिए, ठीक है। और ये 3 दिया हुआ 3 वैल्यू है इसका जो परपेंडिकुलर है, इसी को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, मतलब लंब, ठीक है ना, और इसको बोलते हैं हम लोग बेस, मतलब आधार, और इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनियस, मतलब कर्ण, वो महाभारत वाला कर्ण नहीं, ये कर्ण, ठीक है ना, कर्ण। तो फॉर्मूला क्या होता है कि जो एंगल बनता है, जहां पे एंगल के अपोजिट वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और एंगल जिस बेस पे बना उसको बेस बोलते हैं, समझ गए। तो साइन थीटा क्या बोलता है, देख लो ये फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान रख लो, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाई क्या, हाइपोटेनियस h, लंब बाई कर्ण, ठीक है ना, साइन थीटा। कॉस थीटा क्या बोलता है कि बेस बाई कर्ण, हाइपोटेनियस, और tan थीटा क्या बोलता है, लंब बाई परपेंडिकुलर बाई आधार, बेस, ठीक है ना। और एक और क्या फॉर्मूला होता है, ये हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है ना, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय जिसको बोलते हैं, पाइथागोरस, ठीक है। अब देखो हमको क्या निकालना है, पीसी तो मिल गया हमको पीबी का वैल्यू चाहिए, मतलब पीबी का वैल्यू कहाँ से निकाल सकते हो, एक तो तुम यहाँ से भी निकाल सकते हो, इसमें पी और एच का वैल्यू डालोगे तो बी निकल जाएगा, एक तुम साइन थीटा से भी निकाल सकते हो, थीटा का वैल्यू 45 है और पी का वैल्यू है और एच का, तो यहाँ से क्या निकलेगा, एच का वैल्यू निकलेगा, हमको चाहिए बी का वैल्यू, तो एच का वैल्यू अगर साइन थीटा से निकालोगे तो इस एच का वैल्यू को फिर यहाँ पे डालोगे, तो पी का वैल्यू 3 है और एच का वैल्यू यहाँ से निकल गया, तो बी का वैल्यू निकलेगा, तो लंबा प्रोसेस हो गया। फिर अगर cos थीटा में डालोगे तो cos थीटा में क्या होगा, 45 है, cos थीटा में अगर डालोगे तो बेस नहीं पता है और एच भी नहीं पता है, तो ये तो फॉर्मूला ऐसे ही खत्म हो गया। सबसे आसान है tan थीटा वाला, क्यों, क्योंकि सीधा सीधा फॉर्मूला है, हमको थीटा मालूम है 45 डिग्री, हमको p का वैल्यू मालूम है लंब का 3, और हमको सीधा b चाहिए, b निकल जाएगा, देख रहे हो ना, ये वाला जो फॉर्मूला है सीधा एकदम इंस्टेंट आंसर देगा। तो इसीलिए हमेशा tan थीटा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब ड्राइंग कभी कभी एकदम से ये हो जाता है, क्रिटिकल हो जाता है, साइन थीटा का भी इस्तेमाल करते हैं, cos थीटा का भी इस्तेमाल करते हैं, इन दोनों से जो आंसर आता है उसमें s में भी डालते हैं, ये वाला में भी डालते हैं पाइथागोरस में, तो ये तीनों को मिला करके हम लोग आंसर निकालते हैं, जैसे भी आंसर निकल जाए, ठीक ना, मतलब इसमें कोई एडवांस फॉर्मूला नहीं है, जो तुम 8वां क्लास में पढ़े होगे ट्रिग्नोमेट्री वही है, तुमको सीधा सीधा सारा ट्रिग्नोमेट्री याद है। देखो इसमें कुछ फॉर्मूला है ऐसा जो तुम 8वां क्लास में नहीं पढ़े होगे, बेस है 8वां क्लास का ही है, ठीक है। तो हमको ये थीटा tan थीटा याद कर लेना है, ठीक है ना।
तो ये सारा फॉर्मूला तुम लिख लो, हम मिटा रहे हैं थोड़ा सा। और हमेशा देखो नोट्स बनाना जरूरी है, ठीक है ना। वीडियो तुम कितना दिन तक देखो, जब तक नोट्स नहीं बनाओगे ना, उससे क्या होता है दिक्कत, नोट्स बनाओगे तो नोट्स आदमी अपने हिसाब से बनाता है, जो नहीं समझता है उसको लिखता है। तो जब कभी भी इंटरव्यू देने जाओगे या कहीं फंसोगे प्रोग्राम में, बस एक पन्ना पलटोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए नोट्स जरूर बनाओ, हर टॉपिक पे नोट्स बनाओ। जैसे जैसे हम टॉपिक लिख रहे हैं वैसे वैसे नोट्स बना लो। कॉपी, एक मोटा सा कॉपी ले लो, लाल पीला हरा कलम से अच्छा साफ सुथरा नोट्स बना लो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, tan थीटा इक्वल टू P/B, मतलब लंब बटा आधार, ठीक है ना। यही फॉर्मूला पे हमारा जिंदगी चलेगा, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला पे हम लोग डालेंगे। तो tan वहां पे क्या है, थीटा का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री है। तो tan 45 इक्वल टू P का वैल्यू कितना है, यही P है ना, यही P है और ये B है, स्मॉल b बेस। तो P का वैल्यू कितना है, 3 है, और बेस तो हमको B निकालना ही है। और B इक्वल टू यही PB है, PB का वैल्यू हमको निकालना है, PB इक्वल टू y। यही PB निकल जाएगा तो मतलब हम यही तो Z का वैल्यू है ना, यही यहाँ पे लिख देंगे, हमारा X और Z C का निकल जाएगा, सारा कोडेड निकल गया, तुरंत से अपना प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे। तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, और ये 3 हो गया, ये यहाँ पे B हो गया। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझे हो ना बचपन में, तो ये जाएगा तो B इक्वल टू कितना हो गया, 3। मतलब क्या समझे, देखो P भी 3 हो गया और B भी 3 हो गया। कब, जब एंगल तुम्हारा 45 डिग्री होगा तब। अगर एंगल 45 डिग्री से थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो ये वैल्यू हमेशा पॉइंट में ही आएगा, मतलब P और B बराबर नहीं होगा। तो इफ हम लिख देते हैं, इफ पेपर एंगल इज 45 डिग्री देन P इक्वल टू B, मतलब लंब और आधार बराबर रहेगा। तो जैसे ही तुम 45 डिग्री देखो तो देख लो कि ये 3 गुना 45 मतलब कि P भी ऊपर भी 3 और बेस भी 3, सीधा लिख लो, कोई फॉर्मूला डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 45 डिग्री के लिए। उससे अगर 44 डिग्री भी कर दिया तो ये बराबर नहीं होगा, ये फॉर्मूला कैंसिल आउट, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, बस सीधे क्या करना है, फिर अपना tan 45 पर जो एंगल दिया वही डालेंगे, और अपना कैलकुलेटर से देख लो या इंटरनेट पे सारा tan थीटा का वैल्यू दिया रहता है, चार्ट निकाल के रख लो, वही वैल्यू उठा के अपना गुना भाग कर लो। तो उसमें क्या हो जाता है कि ये पॉइंट में आ जाता है। अभी सीधा सीधा है ना, B का वैल्यू 3 है, सीधा सीधा तो 15 और 3 18 टोटल mm चलना है, लेकिन पॉइंट में हो जाएगा तो बार बार पॉइंट में डालना पड़ता है, और कुछ नहीं अंतर होता है। और क्या अंतर होता है, ये लिख लो, फिर हम मिटाएंगे। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करना है, ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल बना करके उसमें लगा देना है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला से क्या आ गया, B बराबर 3 mm। तो अब देखो, अब हमको तो C पे X का वैल्यू पता था 36 mm हो गया, और C पे हमको Z का वैल्यू कितना हो गया, 15 इतना है, और यहाँ कैलकुलेशन से 3 ये आया, तो 15 3 कितना -18। जैसे ही निकला हमारा काम खत्म हो गया। अब तो बच्चा भी प्रोग्राम लिख देगा, लेकिन हम क्या बोले थे, हर प्रोग्राम में क्या बोलते हैं कि हमेशा एक पॉकेट बनाया करो, पॉकेट से ही चलेगा। जैसे एक पॉकेट ये रेक्टेंगल का, एक पॉकेट ये रेक्टेंगल का, ठीक है ना, और ये एक पॉकेट ट्रायंगल का, ठीक है। ये एक पॉकेट किसका बनेगा, ट्रायंगल का, ऐसे, ठीक है ना, और एक पॉकेट ये बनेगा। रीजन क्या है बताते हैं, अभी रीजन तुमको समझ में आ जाएगा क्यों पॉकेट बोल रहे हैं। अगर तुम यहाँ से मान लो कि तुम यहाँ से काटना शुरू किया, 1 mm काटना शुरू किया, काटते काटते यहाँ पे आएगा, यहाँ तक तो इस पॉइंट पे जो तुम्हारा X और Z का वैल्यू तुमको पता है, नहीं पता है, तो क्या लिखोगे, तुमको कहाँ वैल्यू पता है, A पॉइंट का वैल्यू पता है, इस B पॉइंट का वैल्यू पता है, इस C पॉइंट का वैल्यू पता है, इतना ही दूर का तो तुमको X और Z का वैल्यू पता है ना। बाकी बीच में क्या पता है, इस पॉइंट, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है तुम्हारा, इस यहाँ पे तुमको ना X पता है ना Z पता है, नहीं पता है। तो हमको क्या मजबूरी होगा कि यहाँ तक आएंगे और इस पॉइंट पे आके सीधा यहाँ पे चले जाएंगे, C पे, A से B पे आएंगे, B से सीधा C पे जाएंगे। इसीलिए पॉकेट बनाना जरूरी है कि पहले इस वाले पॉकेट में हम सीधा सीधा चलेंगे, और जैसे ही इस B पॉइंट पे आएंगे, जैसे इस B पॉइंट पे आएंगे, हम यहाँ से सीधा इस C पे जाएंगे, बार बार ऐसे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर ऐसे साइकिल घूमेगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे नीचे आएंगे, ठीक है ना, फिर यहाँ पे जाएंगे ऐसे,
ऐसे साइकिल घूमते रहेगा बार बार। फिर यहाँ पे घूम के आएंगे, यहाँ पे फिर 1 mm लेंगे, यहाँ तक बी तक सीधा आएंगे, यहाँ से सी पे ऐसे बी से सी पे सीधा जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, ठीक है ना, फिर नीचे आएंगे, फिर यहाँ पे 1 mm आएंगे ऐसे, फिर यहाँ पे बी पे आएंगे, फिर बी से सी सीधा, फिर एक बार ऊपर उतरेंगे, फिर लास्ट में यहाँ पे ए से बी, बी से सी, ऐसे 1 mm कटेगा। फाइनल पाथ तुम बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर देखोगे, फाइनल पाथ लिख दे, फाइनल पाथ से कहाँ से निकलेगा, कहाँ 30 mm कहाँ 36 एक बार में 6 mm काट दोगे। इंसर्ट ऐसा है तो काट भी सकते हो, लेकिन जनरली नहीं कटता, आदमी 1 mm 1.5 mm का ही कट लेता है, ठीक है ना। हम तुमको डेप्थ ऑफ कट का भी डिसाइड करने का तरीका बता देंगे कि नोज रेडियस कितना है, तो उसके हिसाब से हम लोग डेप्थ ऑफ कट डिसाइड करते हैं, ठीक है। एक वीडियो में हम उसी में एक वीडियो केवल सिर्फ और थ्योरी पे बताएंगे डेप्थ ऑफ कट कितना तुमको लेना है। अगर इंसर्ट का नोज रेडियस 0.4 है, 0.8 है, 1.2 है, उसके हिसाब से तुमको डेप्थ ऑफ कट कितना होगा और डायमीटर कितना तुम एक बार में कम करोगे, हम तुमको बता रहे हैं, ठीक है। तो ये अब ऐसी प्रोग्राम हम लिखेंगे, तो प्रोग्राम फानुक का है, पहले ही लिख देते हैं फानुक का है, नहीं तो बोलोगे वीडियो में सर एक वीडियो में देखे G75 से रेफरेंस कर रहा था, तो वो सीमेंस का है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कहीं होम पोजीशन होगा, HP होम पोजीशन, ठीक है। यहाँ से टूल आएगा, पहला सेफ्टी पॉइंट लेगा यहाँ पे, ठीक है ना, पहला सेफ्टी पॉइंट लेगा। कहाँ पे लिया जाता है पहला सेफ्टी पॉइंट, जो वर्क पीस का सबसे मैक्सिमम डाया होता है उससे 1 mm ऊपर X में और ZM में 1 mm या 2 mm प्लस में। ये हमेशा ध्यान रखना है कि पहला सेफ्टी पॉइंट क्या होगा, जो वर्क पीस है हमारा टोटल मैक्सिमम डाया का, उससे 1 mm या 2 mm, अभी शुरुआत में तुमको लिख लो 2 mm कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बोर्ड पे लिखना है या कॉपी पे प्रैक्टिस करना है। बाकी जब कंपनी जाओ तो मैक्सिमम कम से कम दूर रखा जाता है साइड टाइम पर, ठीक है ना, आधा mm भी ऊपर रख लिया जाता है, जेड में भी आधा mm प्लस में ही रखते हैं कि साइकिल टाइम बचे। तो यहाँ मेरा मैक्सिमम कितना है 36 है। प्रोग्राम बनाएंगे कैसे, ओ से स्टार्ट करेंगे फानुक में, ठीक है, ओ से स्टार्ट हुआ, वो से स्टार्ट हुआ और प्रोग्राम नंबर 000 परसों बनाए थे तो 2 का, तो इस बार 3, 4 डिजिट का प्रोग्राम बनता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे G40 G80, ठीक है, इंटरब्लॉक G90 G95, अपना बहुत सारा कैंसिलेशन सिलेक्शन का कोड होता है बस, लेकिन ये G40 G80 से ही काम हो जाता है, क्योंकि तुम कहीं भी जाओगे तब वहाँ पे रनिंग मशीन ही रहता है, तो पहले से ये सब प्लेन वेन mm पर रेवोल्यूशन ये सब लगा रहता है, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट ये सब दिया रहता है, लगाया रहता है, इससे ज़्यादा हेडअप नहीं होता है। ये सब तो लिखा जाता है, जब नया मशीन में पहली बार प्रोग्राम लिखो तो मशीन को बताना पड़ता है कि हम जो प्रोग्राम लिखे हैं किस किस तरीके में लिखे हैं, मेरा जो फीड है रेवोल्यूशन में है या mm में है, मीटर में है, या मेरा जो कोऑर्डिनेट है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट है या फिर इंक्रीमेंटल में है, तो वो सब लिखा जाता है। बाकी जब एक बार जब मशीन को तुम ओके कर दोगे तो ले दे के वही चलता है, mm पर रेवोल्यूशन और यहाँ एब्सोल्यूट ही चलता है, तो यही लाइन काफ़ी हो जाता है, 48 लिख के काम निपट गया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर क्यों लिखा जाता है, हम हर वीडियो में बता देते हैं कि अलग अलग टूल के अलग अलग सीक्वेंस, क्योंकि अगर कभी पावर कट हो जाता है तो 3 सीक्वेंस है तो तीसरा पे चल लेते हैं, तो पावर कट होगा फिर से चालू होगा, तो फिर से चलाओगे साइकिल टाइम बढ़ेगा, टाइम लग जाएगा, इसलिए सीधे M3 लिख करके सीक्वेंस सर्च का ऑप्शन आ जाता है, वहाँ शॉर्टकी पे दबाओगे सीधा वहाँ से प्रोग्राम चालू हो जाएगा, ठीक है। और एक दिन हम वीडियो बनाएंगे 2-3 सीक्वेंस नंबर 2-3 टूल को कैसे कैसे हम लोग ऐड करेंगे, कब हम लोग ऑप्शनल स्टॉप M00 कब M01 का इस्तेमाल करेंगे वो भी बताएंगे, ठीक है ना। कब M00 और M01 में क्या डिफरेंस है वो सब बता देंगे। तो ये सीक्वेंस नंबर हो गया। उसके बाद क्या होता है, सीक्वेंस नंबर के तुरंत बाद क्या लिखते हैं हम लोग, रेफरेंस का, ठीक है ना, रेफरेंस रिटर्न का हम लोग कोड लिखते हैं G28 U 0.0 W 0.0 इंटरब्लॉक। हर वीडियो में हम बताते हैं कि एक ही लाइन में जरूर नहीं है, एक बार में G28 U 0.0 इंटरब्लॉक करोगे, अगला लाइन में फिर G28 W 0.0, एक बार X रेफरेंस होगा, एक बार Z होगा। जहाँ पे मशीन बड़ा डायक होता है, टेल स्टॉक भी बड़ा आता है, वहाँ पे डायरेक्ट लड़ने का पीछे आता है तो लड़ने का डर होता है, वहाँ पे अलग अलग लाइन लिख दिया जाता है, ठीक है, उसके लिए वो भी है। उसके बाद क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन अपना समझ लो। किसी भी प्रोग्रामर, पुराना प्रोग्रामर का प्रोग्राम कॉपी करने का कोशिश मत करो, क्योंकि वो अपने तरीके से लिखा है, मैथ बनाने का 1000 तरीका है। अब देखो मैं यहाँ पे tan थीटा का इस्तेमाल किया, कोई sin थीटा निकालेगा, उसके बाद वो पाइथागोरस प्रमेय में डाल के वहाँ से b का वैल्यू निकालेगा, तो तुम बोलोगे अरे यार ऐसे ही निकलता है, ऐसे नहीं निकलता है, हम tan थीटा में डाल देंगे, हम अपना इजाद करेंगे प्रोग्राम लिखने का तरीका। कोई केवल x का वैल्यू लिखेगा, फिर z का वैल्यू, तो वो भी होता है, छोटा छोटा लाइन लिखते गया। लेकिन तुम अभी लिख रहे हो, सीख रहे हो, तो x और z दोनों का वैल्यू लिखना सीखो। समझे बात को, प्रोग्राम में देखना, कभी मशीन पे देखना केवल x का वैल्यू लिखा, फिर अगला लाइन में z का वैल्यू, एक बार में G01 लिख दिया, एक z करते जा रहा है। बहुत सारे मशीन में तुम लोग देखते होगे, एक बार G0 लिख दिया, G01 x का वैल्यू z का वैल्यू, x का वैल्यू z का वैल्यू, इन ब्लॉक। क्यों, क्योंकि G01 तो प्रिपेरेटरी कोड है, एक बार लिख दिया तो वो जब तक
कोड नहीं चेंज करोगे वही G01 नहीं चलेगा, तो वैसे भी लिख सकते हो। लेकिन तुम अभी सीख रहे हो, तो आप लोग सीख रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप X और Z G01 प्रॉपर एकदम अच्छे से सजा के लिखें। रेफरेंस लाइन के बाद हम लोग टूल का सिलेक्शन करते हैं। अब टूल क्या चलाना है, मान लो कि TNMG का इस्तेमाल कर रहे हो कटिंग करने के लिए और 4 नंबर पे लगा हुआ, तो हम लोग क्या लिखेंगे G04 इंटरफ्लो। ये टूल नंबर होता है, ये ऑफसेट नंबर होता है। बराबर होना जरूरी नहीं है, अलग अलग इंटरव्यू में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, या ऑपरेटर से पूछेगा, प्रोग्रामर से क्वेश्चन नहीं पूछे, वो जानता है कंपनी वाला की सब जानता होगा सब। ऑपरेटर पूछेगा ये टूल नंबर ये ऑफसेट नंबर है, तो क्या ये दोनों बराबर होना जरूरी है? ठीक है, तो ये बोलना है कि नहीं बराबर होना जरूरी है, आगे पीछे भी हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, टूल का सिलेक्शन कर लिए, टूल नंबर का, तो जैसे ये लाइन पड़ेगा मशीन उसको इंडेक्स कर देगा, ठीक है ना। 5 नंबर होगा कटिंग के लिए तो 4 नंबर लाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्पिंडल के डायरेक्शन देते हैं। स्पिंडल का डायरेक्शन हम लोग M03 या M04 देंगे, क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हम बता दिए वीडियो में स्पिंडल के डायरेक्शन के लिए कि क्या करना है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में हम वो वीडियो देख लो, उसमें पता है बहुत अच्छे से कि क्लॉकवाइज कब करना है, काउंटर क्लॉकवाइज कब करना है। M03 और स्पिंडल का स्पीड हम मान लो दे दिए 1200। स्पिंडल का स्पीड के लिए भी तुमको वीडियो है, फीड रेट के लिए भी कितना रखना जरूरी है, ठीक है ना। हम अभी जनरली एग्जाम दे तो उसके एग्जांपल के लिए दे दिए हैं। और यहाँ पे G97 कांस्टेंट सरफेस स्पीड कैंसिलेशन का कोड है, ये कैंसिलेशन का कोड है G97, ओके। ये इतना हमारा हेडर हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हेडर बोलते हैं। ये हर प्रोग्राम में रहेगा, तुम चाहो या ना चाहो रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं, जैसे ये लाइन दे देंगे, इस लाइन के बाद हम लोग पहला सेफ्टी पॉइंट बनाएंगे। तो सेफ्टी पॉइंट कहाँ बनता है, पहला जो अपना वर्कपीस का मेजर डाया होता है, सबसे बड़ा डाया वर्कपीस का, वहाँ से हम लोग एक मूव करें। तो G00 में लिखेंगे हम लोग, वहाँ से टूल रेफरेंस से आने के होम पोजीशन से G0 का इस्तेमाल करेंगे, साइकिल टाइम बचता है, वरना G01 में भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, ठीक है। तो G00 और X का वैल्यू कितना लिखेंगे, 36 है, पहले से हमारा डाया है 36, तो हम क्या कर लेंगे 1 mm बढ़ा लेते हैं, 37 कर लेते हैं। 37 पे आगे खड़ा होगा और Z में 2 mm प्लस में रख लेते हैं, इंटर ब्लॉक, इसमें फीड का जरूरत नहीं होता है। ये लाइन जैसे ही लिखोगे, टूल तुम्हारा यहाँ से आएगा और टूल तुम्हारा कैसे खड़ा हो जाएगा, यहाँ पे खड़ा हो गया, ठीक है ना, ठीक है। 1 mm ऊपर और 2 mm प्लस में खड़ा हो गया। लेकिन ये तो ऊपर खड़ा होगा, इसको बोलते हैं सेफ्टी पॉइंट। कटिंग पोजीशन नहीं है। कटिंग पोजीशन क्या है, अगर हमको ईच कट डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। ईच कट कितना होगा, ईच कट इक्वल टू 1 mm लिख देते हैं, ठीक है ना। तो डाया कितना में चेंज होगा, 2 mm चेंज होगा डाया। डाया कितना चेंज होगा, 2 mm। क्यों, क्योंकि ईच कट जितना लेते हो उससे डाया डबल में कम होता है, समझ गए, हर वीडियो में बताते हैं, तो ध्यान रखना। तो ईच कट 1 mm, तो डाया 2 mm। तो हम लोग क्या करेंगे, 37 से अब हमको कटिंग, पहला कटिंग लेना है, तो क्या पहला कटिंग किस पे होगा, 36 मेरा डाया है, तो 2 mm कम करेंगे, 34 पे आकर के यहाँ पे हम लोग 34 पे हम लोग खड़े हो जाएंगे। तो इसको भी अभी टूल हवा में ही है, तो G0 में ही लिखेंगे, G00 X 34.0 और Z 2.0 इन द ब्लॉक, ठीक है। जैसे ये लाइन लिखोगे, टूल ऊपर से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आकर के खड़ा हो जाएगा खड़ा। अब यहाँ मिटा देते हैं, तुम लोग को लिखना है लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ठीक है, मिटा दें। टूल कहाँ खड़ा हो गया, 34 पे। ये कहाँ लाइन था हमारा, G00 X 34.0 और Z 2.0 इन द ब्लॉक, यहाँ पे आके खड़ा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब मेरा देखना है कि ये लीनियर है या सर्कुलर है। लीनियर है, सीधा आना है यहाँ बी तक, तो अब हमको बी पे आना है। बी पे कैसे आना है, लीनियर में। लीनियर का कोड क्या होता है, G01, यही होता है ना, उसका फॉर्मेट X और Z और फीड। तो बी का देखो, यहाँ पे बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 30 और -15, ये x का वैल्यू, ये z का वैल्यू। तो x का वैल्यू कितना है, 34 है। ये तो फाइनल बी का है यहाँ पे, लेकिन हम लोग ऊपर है, तो ये जो लाइन है, तो हम लोग तो मैनुअली इसको x का डाया चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग 34 ही लिखेंगे, ठीक है। और सीधा आना है तो z का वैल्यू चेंज होगा, क्योंकि ओरिएंटल लाइन में इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो z कितना है, -15, तो Z -15.0 और फीड दे देंगे 0.1 का, 0.1। ये एग्जांपल के लिए फीड 0.1 है,
फार्मूला जो वीडियो बनाए तो उसमें देख लेना अपने हिसाब से कितना फीट रखना है। 0.2 0.3 रखा जाता है, 0.15 है, फिनिशिंग चला जाता है 0.05 हो जाता है, ठीक है ना, वैसे होता है। ठीक है, ये लाइन जैसे ही मशीन पड़ेगा ये वाला यहाँ से हमारा मटेरियल रिमूव हो जाएगा और नीचे से भी थोड़ा सा ये लाइन यहाँ से ऐसे रिमूव हो गया, ठीक है ना, मटेरियल रिमूव हो गया। इतना 2 mm डाया कम हो गया। अब तुम्हारा टूल कहाँ खड़ा हो गया, यहाँ पे आकर के खड़ा हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे टूल खड़ा हो गया। अब क्या होगा, अगर हम चाहते तो सीधा ही इस टूल को यहाँ काटते काटते जो है यहाँ तक लाते, लेकिन इस पॉइंट पे ना तो तुमको x पता है और ना z का वैल्यू पता है, तो हमको मजबूरी है कि यहीं तक रुकेंगे और यहाँ से सीधा C पॉइंट पे आएंगे। C पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल चुके हैं, 36 और -18 है, तो ये G01 नहीं चलेंगे। G01 x कितना हो जाएगा 36.0 और Z -18.0 और फीड अपना 0.1 का देख करके निपट लो, ठीक है। जैसे ही ये लाइन लिखोगे मशीन क्या चलेगा, इतना ये ऐसे टेपर लाइन में चलेगा तिरछा, ठीक ना। टेपर लाइन में चलने के लिए x और एंड z का वैल्यू लिखना जरूरी होता है, दोनों एक्सिस चलेगा। अगर केवल x का वैल्यू लिखोगे तो सीधा चलेगा, z का वैल्यू लिखोगे तो केवल हॉरिजॉन्टल चलेगा। लेकिन टेपर लाइन तिरछा है, मतलब x को भी चलना पड़ेगा और z को भी चलना पड़ेगा, जब भी ये लाइन ऐसे मिलेगा। अब जिस एंगल पर तुम चलाओगे उस एंगल पर चलेगा, तो मतलब टेपर लाइन लिखने के लिए x और z का वैल्यू देखो, यहाँ x 34 है और z -15 है, लेकिन यहाँ पे x का भी वैल्यू बदल गया और z का भी वैल्यू बदल गया। लेकिन ये लाइन देखो ऊपर में, यहाँ 34 है, यहाँ भी 34 है, मतलब केवल z का लाइन बदला है, मतलब कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना हुआ है। इस लाइन का मतलब हॉरिजॉन्टल है ऊपर, और ये दोनों लाइन का कंक्लूजन करोगे तो यहाँ से सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन बना है। लेकिन ये लाइन देखो, यहाँ से ये दोनों लाइन को कंक्लूज करोगे तो 34 से 36 हो गया और -18 से -15, मतलब ये लाइन ना हॉरिजॉन्टल बना है ना वर्टिकल बना है, ये लाइन किसी एंगल पे बना है, मतलब टेपर लाइन बना है। तो टेपर लाइन बनाने के लिए यही है, x और z दोनों को एक साथ लिखना पड़ता है, दोनों का वैल्यू चेंज होगा पिछला लाइन से। तो ये लाइन लिखोगे, जैसे ये लाइन लिखोगे तो तुम्हारा टूल कहाँ आ जाएगा, ये कटिंग करते हुए टूल यहाँ पे ऐसे आकर के खड़ा हो गया, ठीक है ना। अब इसको सीधा पीछे ले लो, पीछे सीधा इसलिए ले लो, ऊपर उठाने की क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि पीछे में तो वर्कपीस तुम्हारा कट चुका है, तो उसके लिए तुमको वर्कपीस में टकराएगा नहीं, तो तुम सीधा G0 में पीछा ले सकते हो, पीछे ले लो। तो x 36 पे पीछे लेना है, पीछा ऐसे नीचे नहीं लेना है, यहाँ आ जाएगा कोने पे, और Z 2.0 एंड ऑफ ब्लॉक कर देना है, ठीक है ना। हो गया, ये लाइन जैसे लिखोगे तुम्हारा टूल क्या हो जाएगा, सीधा पीछा ऐसे रिट्रैक्ट, पीछे हटने को ही रिट्रैक्शन बोलते हैं, रिट्रैक्ट हो जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे आकर के खड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे टूल आकर के खड़ा हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, हमको क्या करना है, अब 34 तक गए थे, अब इस बार हम लोग 32 पे आएंगे। तो यहाँ पे मेरा कहीं पे 32 बनेगा, 2 mm ऊपर, फिर ठीक है ना, 32 बन जाएगा यहाँ पे। तो 32 पे लिखने के लिए हमको सीधा नीचे आना है, तो हम क्या करेंगे, G0 में लिखेंगे, अभी तो टूल हवा में है, x 36.0 इन द ब्लॉक यहाँ भी कर सकते हो, या फिर तुम Z यहाँ 2.0 भी लिख सकते हो, ऊपर वाला नीचे लिख दो। तो जैसे ही ये लाइन मशीन पड़ेगा, टूल कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आकर के टूल खड़ा हो जाएगा, और हमको फिर से कटिंग करना है, हमको बी पॉइंट पर है, ए पॉइंट पे हम आ चुके हैं, बी पॉइंट पे हमको आना है। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, इस बार 32 पे है, ठीक ना। तो G0 से चलेंगे हम लोग, लीनियर इंटरपोलेशन, x 32.0 और z -15.0 और फिर 0.1 इन द ब्लॉक। हो गया। जैसे ही ये लाइन मशीन पड़ेगा, ये ऊपर से यहाँ से इतना मटेरियल को ये रिमूव कर देगा, ठीक है ना, ये इतना मटेरियल को रिमूव कर देगा, ठीक है, रिमूव हो गया। और टूल तुम्हारा यहाँ पे आकर के खड़ा हो जाएगा, टूल कहाँ पे खड़ा हो गया, यहाँ पे आकर के खड़ा हो गया, ठीक है। ये भी हट गया, सब हट गया, हो गया। अब क्या करेंगे, हमको फिर से सी पे जाना, चाहते तो हम सीधा यहाँ पे आ सकते थे, यहाँ से सीधा आते, लेकिन क्या है कि हमको इस पॉइंट का ना x पता है ना z पता है, तो हमको मजबूरी में हमको सीधा यहाँ से सीधा यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है, सी पे। तो सी का कोऑर्डिनेट हम लोग फिर G01 ही लिखेंगे, नहीं लिखना है तो मत लिखो, ये ऊपर वाला G01 ऑटोमेटिक ले लेगा बाय डिफॉल्ट। x 36.0, सी का तो कोऑर्डिनेट हमेशा फिक्स है, यही वाला लाइन हम फिर से रिपीट कर देंगे, x 36.0 और z -18.0, ठीक है, और फिर 0.1 इन द ब्लॉक। देखिए ये कोऑर्डिनेट लाइन, टेपर लाइन हो गया, हो गया। अब जैसे ये लाइन लिखोगे, मशीन तुम्हारा क्या करेगा, इसको यहाँ पे जो मटेरियल है इसको रिमूव कर देगा, और थोड़ा सा तुम्हारा ऐसे बचा रह गया, ठीक है ना। और ये टूल तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये टूल यहाँ पे आकर के खड़ा हो जाएगा,
कट गया इतना वर्टिकल, देख रहे हो? नीचे से भी कटते जाएगा, नीचे से भी ऐसे ही कटते जाएगा, क्योंकि यही वर्कपीस तो रोटेट हो रहा है, ये ऐसे रोटेट हो रहा है, तो नीचे वाला भी हिस्सा ऊपर जाता है, ठीक है ना? तो ये ऐसे तुम्हारा कट जाएगा, ये सब ऐसे कट गया, ठीक है? अब क्या होगा, आप इसको फिर से पीछे रिट्रैक्ट कर लो, पीछे ले लेंगे, कहाँ पे? यहाँ पे, इसी से पीछे ले लेंगे, कितना से? 36 पे। तो G0 से ले लो अपना X 36.0 और Z 2.0 इन द ब्लॉक, लाइन लिखोगे, मशीन तुरंत यहाँ पे आकर के खड़ा हो गया, ठीक है? अब हम इसको थोड़ा सा मिटा देंगे। देख लो, लाइन बाय लाइन है, कंपनी में एकदम हूबहू ऐसे ही तुमको लिखना पड़ेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। फीड में थोड़ा सा चेंज कर लेना, स्पीड चेंज करना वो अलग बात है, वो तो हर प्रोग्राम में आगे पीछे होता है अकॉर्डिंग अपने काम के हिसाब से, लेकिन लाइन नहीं चेंज होगा, ठीक है ना? अब क्या हो गया, हम लोग 32 पे काट लेते हैं, हमको फाइनल कट लेना है कितना? 30 पे। 30 पे फाइनल कट लेना है, तो हमको G00 में इसको X 30 पे लाएंगे, कटिंग पोजीशन मेरा तो 30 है, कटिंग पोजीशन पे लाएंगे, और Z मेरा 2.0 ही रहेगा पुराना लाइन, ठीक है? और फिर हम अब मेरा कटिंग, ये लाइन जैसे लिखोगे, ये टूल यहाँ से उठ करके सीधा यहाँ पे आकर के खड़ा हो जाएगा A के पोजीशन पे। फाइनल जो कट है, फाइनल कट हमको लेना है, तो यहाँ पे टूल आके खड़ा हो गया, ठीक है? अब G01 में हम लोग क्या लिख देंगे? X 30.0 और Z कहाँ तक जाना है? B तक। B का Z का वैल्यू कितना है? -15.1 15.0, ठीक है ना? 15 है, टूल खड़ा होगा ये। अब ये लाइन जैसी मशीन पड़ेगा, ये यहाँ का मटेरियल को रिमूव कर देगा, रिमूव करके और कहाँ खड़ा हो जाएगा? यहाँ पे आकर के खड़ा हो जाएगा, और ये भी है, देखिए, और नीचे से भी ये रिमूव हो जाएगा, इतना मटेरियल, ठीक है? यही लाइन, ये डिजाइन नीचे और ये डिजाइन ऊपर खड़ा है। अब हमको सीधा सी पे जाएंगे, चाहते तो हम सीधा भी आते, लेकिन तो इस पॉइंट से हमको तो पता नहीं, हमको तो ये भी मटेरियल रिमूव करना है, तो क्या करना है हमको? फिर से G01 और X C का हमको कोऑर्डिनेट लिख देना है, 36.0 और Z -18.0 और फिर 0.1 इन द ब्लॉक। हो गया? ये लाइन जैसे ही लिखे, ये तुम्हारा पूरा ऐसे कट गया, और टूल तुम्हारा ऊपर चल जाएगा, ठीक है ना? टूल कहाँ चल गया? ऊपर चल गया। हमको जो डिजाइन चाहिए था वो डिजाइन मिल गया, नीचे से भी ऐसे मिट गया। हमको तो यही डिजाइन चाहिए था ना, शुरू में देखो यही बना हुआ था ना। और टूल कहाँ खड़ा आ गया? टूल यहाँ पे मेरा खड़ा हो गया, ठीक है? अब मेरा टूल यहाँ पे खड़ा हो गया। अब चाहो तो तुम सीधा यहाँ से रेफरेंस कर लो, ठीक है? बहुत कंपनी में क्या होता है कि इसको नहीं, पहले फिर से टूल के बाहर यहाँ पे खड़ा करता है सब, और तब यहाँ से रेफरेंस करेगा। तो तुम्हारी जैसी मर्जी, वर्कपीस के हिसाब से अपना तुम्हारे पीछे। हम यहीं से रेफरेंस कर देते हैं, G28 U 0.0 और W 0.0 इन द ब्लॉक। ये लाइन जैसी मशीन पड़ेगा, क्या करेगा? अपने घर चला जाएगा। घर तो चला गया, लेकिन क्या है कि अभी हमको जो हम लोग स्टार्ट किए थे उसको क्लोज भी करना जरूरी। क्या स्टार्ट किए थे? कूलेंट स्टार्ट किए थे M09 से कूलेंट को ऑफ कर देंगे। स्पिंडल ऑन था, M03 से ऑन किए थे, M05 से स्पिंडल को ऑफ कर देते। प्रोग्राम स्टार्ट किए थे M30 से, प्रोग्राम एंड और रीसेट, ठीक है ना? ये हो गया तुम्हारा प्रोग्राम खत्म, ये टेपर हो गया। अच्छा, लेकिन अभी एक चीज तुमको इसमें हम नहीं लगाए हैं, G42 एंड G41, ये टेपर लाइन में इस्तेमाल होगा G42 और 41। इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे, उसके बाद हम तुमको लगाना बताएंगे, कब G42 लगाएंगे, कब G41 लगाएंगे और किस लाइन में लगाएंगे, किस लाइन में G42 लगाएंगे। ये पूरा प्रोग्राम बिना G42 के ये जैसे कट तो जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट मैच नहीं कटेगा, जितना इसको चाहिए तो उतना नहीं कटेगा, थोड़ा कम ज़्यादा कट जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि हम G42 और 41 का इस्तेमाल नहीं किए इस प्रोग्राम में। इसमें तो मैंने तुमको सिखाया कि सिर्फ और सिर्फ टेपर कैसे बनाया जाता है, टेपर का प्रोग्राम कैसे लिखिएगा, इसके लिए बताया था। इसमें G42 और 41 का इस्तेमाल नहीं किए। अगर लाइन हॉरिजॉन्टल चलता है तो इसमें G42 का लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिख दिए तो भी दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिखे तो भी दिक्कत नहीं है। अगर वर्टिकल ऊपर जा रहे हैं सीधा, इसमें भी G41 का नहीं जरूरत है। लेकिन रेडियस में या एंगल में, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन छोड़कर किसी भी एंगल, रेडियस किसी के भी चल रहे हैं, तो हमको G41 या 42 का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, ठीक है? नहीं कीजिएगा तो या तो कम काटेगा या तो ज़्यादा काटेगा। तो मैं जब नोज रेडियस के कंपनसेशन G42 राइट, G41 लेफ्ट, ठीक है, जब मैं इसको बताऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, उस समय बताऊंगा कि नहीं लिखने से क्या फ़ायदा है और लिखने से क्या फ़ायदा है।
ठीक है ना। 41 कहाँ लगेगा, ओडी में लगेगा कि आईडी में लगेगा, 42 ओडी में लगेगा कि आईडी में लगेगा, या फिर ओडी में 41 42 दोनों लगेगा, फिर या आईडी में 41 42 दोनों लगेगा, ये मैं बता दूंगा उस वीडियो में। आपका फंडा एकदम से क्लियर हो जाएगा। बहुत लोग बोलते हैं कि 42 ओडी में लगता है, 41 आईडी में लगता है, जनरली वैसे ही होता है, लेकिन 41 भी ओडी में लगता है और 42 भी आईडी में लगता है। ठीक है, मैं उस एक वीडियो बनाऊंगा आपको नोज रेडियस कंपनसेशन पे, तो उस दिन आपका फंडा एकदम क्लियर हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कब 42 लगाएं, कब 41 लगाएं। 41 42 ओडी में भी लगता है और आईडी में भी लगता है। ये कभी मत रखिएगा ना कि 42 ओडी पे है और 41 आईडी पे नहीं, दोनों जगह लगेगा, डिपेंड करता है टूल का डायरेक्शन। ठीक है, तो होप सो ये आपको समझ में आया होगा। एक वीडियो और बनाऊंगा मैं कैसे के लिए, कि अभी तो क्या लिखा हुआ था थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे अभी क्या था कि ये क्या था, ऐसे कि 3 गुना 45 दिया हुआ है, ठीक है, बना दिए। इसी प्रोग्राम को हम लोग एंगल में भी लिख सकते हैं। जैसे ये टेपर एंगल कितना हो गया, 45 का, टेपर एंगल 45 का, तो मशीन किस एंगल पे चला, ऐसे आएगा और ऐसे चला, तो ये टेपर एंगल मशीन टूल का पाथ एंगल नहीं हुआ, पाथ एंगल ऐसे जो चला ऐसे, तो ये एंगल कुछ अलग हो गया। कितना अलग हो गया, 180 माइनस 45 डिग्री, मतलब ऑलमोस्ट 135 डिग्री। तो 135 डिग्री इस लाइन के बदले में, यहाँ के बदले में, इस लाइन के बदले, ये टेपर लाइन है, इस लाइन के बदले में अगर हम 135 डिग्री लिख देंगे ना, तो इतना से भी, इतना इस लाइन से भी यही लाइन कटेगा जो Z18 तक के लिखे थे, Z-18, समझ गए। और एक क्या कभी कभी दे देगा कि ये ना दे करके 2:3 देगा रेशियो लो, या 1:2 दे देगा, कुछ भी दे सकता है, 2:5 दे देगा। तो ये कैसे बनाओगे? कभी तो बोलोगे सर ये तो आप बताए थे कि 3 गुना 45 या 5 गुना 45 या 5 गुना 40 कुछ भी लिखा रहेगा तो ऐसे बना लेंगे। ये रेशियो में दे दिया तो कैसे बनाओगे फिर? तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, टेपर इन रेशियो, ठीक है ना। वो वीडियो आप लोग जरूर वॉच कीजिएगा। उससे क्या होता है कि आप हर टाइप का टेपर बनाना सीख जाएंगे और आपका प्रोग्राम लेवल कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, क्योंकि एक बार देखिएगा तो आपको लगेगा कि मैं सीख गया हूँ, अब बना लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्त। और एग्जाम्पल जरूर 2-4 बनाइएगा। कैसे बनाइएगा? आप गूगल में लिखिएगा कि टेपर ड्राइंग फॉर CNC टर्निंग, ठीक है ना, ऐसे लिखिएगा टेपर ड्राइंग, गूगल पे जाके लिखिएगा टेपर ड्राइंग फॉर CNC टर्निंग, तो आपके लिए बहुत सारा ड्राइंग आ जाएगा और उसको ले लेकर के आप धीरे धीरे बनाना सीखिए। जब तक हर टॉपिक पे जब तक 3-4 प्रोग्राम खुद से नहीं लिखोगे दोस्त, एकदम गारंटी देते हैं आपसे नहीं लिखा जाएगा, एकदम गारंटी है। इसलिए आपको 2-3 ड्राइंग हर डिजाइन पे जहाँ भी आप लोग पढ़ रहे हैं वहाँ सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हर ड्राइंग, हर टॉपिक पे 2-3 प्रोग्राम लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं वीडियो डालते रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। लाइक सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा है कि आपको जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा हिम्मत मिलेगा कि मेरे भाई लोग मेरे वीडियो से नॉलेज ले रहे हैं, मुझे भी अच्छा लगेगा, तो मैं और अच्छा वीडियो बनाऊंगा और अच्छा नॉलेज बताऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए तब तक के लिए